नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं किताबों की दुनिया में। दोस्तों, आज मैं लाया हूं एपीजे अब्दुल कलाम जी की ऑटोबायोग्राफी जिसका नाम है विंग्स ऑफ फायर। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं एक गहरा कुआं हूं इस जमीन पर बेशुमार लड़के लड़कियों के लिए कि उनकी प्यास बुझाता रहूं। उसकी बेपनाह रहमत उसी तरह जर्रे जर्रे पर बरसती है जैसे कुआं सबकी प्यास बुझाता है। बस इतनी सी कहानी है मेरी, जैनुलब्दीन और आसी अम्मा के बेटे की कहानी, उस लड़के की कहानी जो अखबार बेचकर अपने भाई की मदद करता था, उस शागिर्द की कहानी जिसकी परवरिश शिव सुब्रमण्यम अय्यर और आना दोरी सुलेमन ने की, उस विद्यार्थी की कहानी जिसे पेंडुले मास्टर ने तालीम दी, एमजी के मेनन और प्रोफेसर सारा भाई ने इंजीनियर की पहचान दी, जो नाकामी और मुश्किलों में पलकर साइंसदान बना, और उस रहनुमा की कहानी जिसके साथ चलने वाले बेशुमार काबिल और हुनरमंद लोगों की टीम थी। मेरी कहानी मेरे साथ खत्म हो जाएगी क्योंकि दुनियावी मायनों में मेरे पास कोई पूंजी नहीं है। मैंने कुछ हासिल नहीं किया, जमा नहीं किया, मेरे पास कुछ नहीं और कोई नहीं है मेरा, ना बेटा, ना बेटी, ना परिवार। मैं दूसरों के लिए मिसाल नहीं बनना चाहता, लेकिन शायद कुछ पढ़ने वालों को प्रेरणा मिले कि अंतिम सुख रूह और आत्मा की तस्कीन है। मेरे परदादा अबुल, मेरे दादा फकीर और मेरे वालिद जैनुलब्दीन का खानदानी सिलसिला अब्दुल कलाम पर खत्म हो जाएगा, लेकिन खुदा की रहमत कभी खत्म नहीं होगी क्योंकि वो अमर है, लाफानी है। मैं शहर रामेश्वरम के एक मिडिल क्लास तमिल खानदान में पैदा हुआ। मेरे अब्बा जैनुलब्दीन के पास न तालीम थी न दौलत, लेकिन इन मजबूरियों के बावजूद एक दानाई थी उनके पास। आसी अम्मा और उनकी कई औलादों में एक मैं भी था, बुलंद कामिन माँ बाप का एक छोटा सा कद वाला मामूली शक्ल सूरत वाला लड़का। हम अपने पुश्तैनी मकान में रहते थे जो कभी 20वीं सदी में बना था, काफी बड़ा और वसील मकान रामेश्वरम की मस्जिद स्ट्रीट में। मेरे अब्बा हर तरह के ऐसो आराम से दूर रहते थे, मगर जरूरत की तमाम चीजें मुयस्सर थीं। सच तो ये है कि मेरा बचपन बड़ा महफूज था, दिमागी तौर पर भी और जज्बाती तौर पर भी, मटीरियली एंड इमोशनली। रामेश्वर का मशहूर शिव मंदिर हमारे घर से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर था। हमारे इलाके में ज्यादा आबादी मुसलमानों की थी, फिर भी काफी हिंदू घराने थे जो बड़े इत्तेफाक से पड़ोस में रहते थे। हमारे इलाके में एक बड़ी पुरानी मस्जिद थी जहां मेरे अब्बा मुझे हर शाम नमाज पढ़ने के लिए ले जाया करते थे। रामेश्वरम मंदिर के बड़े पुरोहित बख्शी लक्ष्मण शास्त्री मेरे अब्बा के पक्के दोस्त थे। अपने बचपन की आंकी हुई यादों में एक याद ये भी थी कि अपने अपने रिवायती लिबासों में बैठे हुए दोनों कैसे रूहानी मसलों पर देर देर तक बातें करते रहते थे। मेरे अब्बा मुश्किल से मुश्किल रूहानी मामलों को भी तमिल की आम जबान में बयान कर लिया करते थे। एक बार मुझसे कहा था, जब आफत आए तो आफत की वजह समझने की कोशिश करो, मुश्किल हमेशा खुद को परखने का मौका देती है। मैंने हमेशा अपनी साइंस और टेक्नोलॉजी में अब्बा के उसूलों पर चलने की कोशिश की। मैं इस बात पर यकीन रखता हूं कि हमसे ऊपर भी एक आला ताकत है, एक महान शक्ति है जो हमें मुसीबत, मायूसी और नाकामियों से निकालकर सच्चाई के मुकाम तक पहुंचाती है। मैं करीब 6 बरस का था जब अब्बा ने एक लकड़ी की कश्ती बनाने का फैसला किया जिसमें वो यात्रियों को रामेश्वरम से धनुषकोटी का दौरा करा सकें। वे समुद्र के साहिल पर लकड़ियां बिछाकर कश्ती का काम किया करते थे, एक और हमारे रिश्तेदार के साथ, अहमद जलालुद्दीन। बाद में उनका निकाह मेरी आपा जोहरा के साथ हुआ। अहमद जलालुद्दीन हालांकि मुझसे 15 साल बड़े थे, फिर भी हमारी दोस्ती आपस में जम गई थी। हम दोनों ही शाम लंबी सैर पर निकल जाया करते थे। मस्जिद गली से निकलकर हमारा पहला पड़ाव शिव मंदिर हुआ करता था, जिसके इर्द गिर्द हम उतनी ही श्रद्धा से परिक्रमा करते थे जितनी श्रद्धा से बाहर से आए हुए यात्री। जलालुद्दीन ज्यादा पढ़ लिख नहीं सके उनके घर की हालत की वजह से, लेकिन मैं जिस जमाने की बात कर रहा हूं उन दिनों हमारे इलाके में सिर्फ एक वही शख्स था जो अंग्रेजी लिखना जानता था। जलालुद्दीन हमेशा तालीम याफ्ता और पढ़े लिखे लोगों के बारे में बात करते थे, और एक शख्स जिसने मुझे बचपन में बहुत मुदफ़्फ़िक किया वो मेरा कजिन था, मेरा चचेरा भाई शमसुद्दीन, और उसके पास रामेश्वर में अखबारों का ठेका था और सब काम अकेले ही किया करता था। हर सुबह अखबार रामेश्वरम रेलवे स्टेशन पर ट्रैक से पहुंचता था। सन 1939 में दूसरी आलमगीर जंग शुरू हुई, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। उस वक्त मैं 8 साल का था। हिंदुस्तान को एहतियाती फौज के साथ शामिल होना पड़ा और एक इमरजेंसी जैसे हालात पैदा हो गई। सिर्फ पहली दुर्घटना यह हुई कि रामेश्वरम स्टेशन पर ट्रैक का रुकना कैंसिल कर दिया गया
और अखबारों का गट्ठा अब रामेश्वरम के धनुषकोटी के बीच से गुजरने वाली सड़क पर चलती ट्रेन से फेंक दिया जाता था। शमसुद्दीन को मजबूरन एक मददगार रखना पड़ा जो अखबारों के गट्ठे सड़क से जमा कर सके। वो मौका मुझे मिला और शमसुद्दीन मेरी पहली आमदनी की वजह बना। हर बच्चा जो पैदा होता है वो कुछ सामाजिक और आर्थिक हालात से जरूर बसरमान होता है और कुछ अपने जज्बाती माहौल से भी, और उसी तरह उसकी तबीयत होती है। मुझ में दयानदारी और सेल्फ डिसिप्लिन अपने अब्बा से विरासत में मिला था और माँ से अच्छाई पर यकीन करना और रहमदिली, लेकिन जलालुद्दीन शमसुद्दीन की वजह से जो असर मुझ पर पड़ा उससे मेरा बचपन ही महज अलग नहीं हुआ बल्कि आइंदा जिंदगी पर भी उसका बहुत बड़ा असर पड़ा। फिर जंग खत्म हो गई और हिंदुस्तान की आज़ादी बिल्कुल यकीनी हो गई। मैंने अब्बा से रामेश्वरम छोड़ने की इजाज़त चाही। मैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर रामनाथपुरम जाकर पढ़ना चाहता था। शमसुद्दीन और जलालुद्दीन मेरे साथ रामनाथपुरम तक गए, मुझे स्वाइट्स हाई स्कूल में दाखिला कराने के लिए। न जाने क्यों वो नया माहौल मुझे रास नहीं आया। रामनाथपुरम बड़ा मशहूर शहर था और करीब 50,000 की आबादी थी, लेकिन रामेश्वरम का सुकून और इत्मीनान कहीं नहीं था। घर बहुत याद आता था और घर लौटने का कोई मौका मैं छोड़ता भी नहीं था। स्वाइट्स हाई स्कूल में दाखिले के बाद एक 15 साल लड़के के तमाम शौक जो हो सकते थे मेरे अंदर जाग उठे थे। मेरे टीचर अन्ना दोराई सोलोमन बेहतरीन रहबर थे, गाइड उस नौजवान के लिए जिसके सामने जिंदगी की बेशुमार मुमकिनात खुलने वाली थी। रामनाथपुरम के उस अरसाए कायम में उनसे मेरा रिश्ता उस्ताद शागिर्द या गुरु शिष्य से भी आगे निकल गया। अन्ना दोराई कहा करते थे, जिंदगी में कामयाब होने और नतीजे पाने के लिए 3 चीजों पर काबू पाना बहुत जरूरी है, ख्वाहिश, यकीन और उम्मीद। अन्ना दोराई जो बाद में रेवरेंट हो गए कहा करते थे, इससे पहले कि मैं चाहूं कुछ हो जाए उससे पहले मेरे अंदर उसकी पूरी शिद्दत से ख्वाहिश हो और यकीन हो कि वो होगा। मैं अपनी जिंदगी से अगर मिसाल दूं तो मुझे बचपन से ही आसमान के इसरार और परिंदों की परवाज हमेशा हैरान करती थी, फैसिनेट करती थी। समुद्र में कुंजों और बगलों को ऊंची उड़ाने लगाता देखता था तो उड़ने को जी चाहता था। मैं एक सादा सा गांव का लड़का तो था, मगर मुझे यकीन था कि एक दिन मैं उन कुंजों की तरह बुलंद उड़ान लगाकर बुलंदी पर पहुंचूंगा। और हकीकत यह है कि रामेश्वरम से उड़ने वाला मैं पहला लड़का था। स्वाइट्स स्कूल में तालीम हासिल करते करते मेरे अंदर खुद एतिमादी बस चुकी थी और मुझे यकीन था मैं जरूर कामयाबी हासिल करूंगा। मैं तालीम आगे जारी रखूंगा, उसमें कोई दूसरा ख्याल नहीं था। सन 1950 में मैं इंटरमीडिएट पढ़ने के लिए सेंट जोसेफ कॉलेज चित्री में दाखिल हो गया। ये नहीं जानता था कि हायर एजुकेशन के लिए कुछ और भी हो सकता है, ना ये जानता था कि साइंस पढ़ के फ्यूचर के लिए और क्या हासिल हो सकता है। बीएससी पास करने के बाद ही जान पाया कि फिजिक्स मेरा सब्जेक्ट नहीं था। अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए मुझे इंजीनियरिंग में जाना चाहिए था, मगर पता नहीं क्यों कुछ लोगों का ऐसा ख्याल था कि साइंस आदमी को खुदा से मुड़कर कर देती है, लेकिन मेरे लिए तो साइंस एतमाद, विश्वास और रूहानी तस्कीन की वजह रही। किसी तरह मैं MIT यानी मद्रास इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के उम्मीदवारों की लिस्ट में तो आ गया, लेकिन उसका दाखला बहुत महंगा था। कम से कम 1,000 रुपयों की जरूरत थी और मेरे अब्बा के पास इतने पैसे नहीं थे। उस वक्त मेरी अक्का, मेरी आपा जोहरा ने अपने सोने के कड़े और चैन बेचकर मेरी फीस का इंतजाम किया। उसकी उम्मीद और यकीन देखकर मैं पसीज गया। MIT में सबसे ज्यादा मजा आया। वहां 2 हवाई जहाज रखे देखकर जो उड़ान से बरी कर दिए गए थे, एक अजीब सा खिंचाव महसूस होता था। और जब बाकी लड़के हॉस्टल चले जाते थे, मैं घंटा 1.5 घंटा उनके पास बैठा रहता था। फर्स्ट ईयर मुकम्मल होने के बाद जब मुझे अपने ज्यादा खसूसी मजमून चुनने थे तो मैंने फौरन एरोटेक्निकल इंजीनियरिंग का चुनाव किया। MIT की तालीम के दौरान मुझे 3 टीचर्स ने बहुत मुदस्सर किया। प्रोफेसर KV मेडलिन, प्रोफेसर स्पॉन्डर प्रोफ और प्रोफेसर नरसिम्हा राव। प्रोफेसर स्पॉन्डर टेक्निकल एरोडायनामिक्स सिखाते थे, प्रोफेसर नरसिम्हा राव और प्रोफेसर स्पॉन्डर टेक्निकल एरोडायनामिक्स सिखाते थे। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में दाखिले से पहले ही मैंने उनसे सलाह ली थी। उन्होंने मुझे समझाया था कि मुस्तकबिल का फैसला करने से पहले मुस्तकबिल की मुमकिनियत के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि सोचना चाहिए एक अच्छी बुनियाद के लिए और अपने रुझान और रिश्तियात के बारे में कि उनमें कितनी शिद्दत है, एटीट्यूड और इंस्पिरेशन में कितनी इंटेंसिटी है। मैं खुद भी होने वाले इंजीनियर स्टूडेंट से यह कहना चाहता हूं कि जब वे अपने स्पेशलाइजेशन का चुनाव करें तो देखना होगा कि उनमें कितना शौक है, कितना उत्साह और लगन है उस शौक में जाने के लिए। प्रोफेसर KV मेडलिन ने मुझे एरो स्ट्रक्चर डिजाइन सिखाया। विश्लेषण और एनालिसिस में भी वे बड़े खुशदिल और दोस्त टीचर थे।
और हर साल कोई ना कोई नया तरीका, नया नजरिया ले आते थे। प्रोफेसर नरसिम्हा राव मैथमेटिशियन थे। वे एरोडायनेमिक्स की थ्योरी सिखाया करते थे। उनकी क्लास में शामिल होकर मुझे मैथमेटिक्स, फिजिक्स और बाकी तमाम सब्जेक्ट से ज्यादा अच्छा लगने लगा। MIT से बेंगलोर के हिंदुस्तान एरोटेक्निकल लिमिटेड में बतौर ट्रेनी दाखिल हो गया। HAL से जब मैं एरोटेक्निकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट बनकर निकला तो जिंदगी ने 2 मौके मेरे सामने खड़े कर दिए। दोनों मेरी परवाज के दौरीना ख्वाब को पूरा कर सकते थे। एक मौका था एयरफोर्स का दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट और प्रोडक्शन का। मैंने दोनों में अर्जी भेज दी और बावक दोनों से इंटरव्यू का बुलावा आ गया। एयरफोर्स के लिए मुझे देहरादून बुलाया गया था और डिफेंस के लिए दिल्ली। मेरे दोनों मुकाम 2000 किलोमीटर के फासले पर थे और यह पहला मौका था मेरा अपने वसील और विराट वतन को देखने का। खिड़की पर बैठा हुआ मैं इस देश की सरजमी को पांवों के नीचे से बहता हुआ देखकर हैरान था कि उत्तर की सफर करते हुए एक ही मुल्क का लैंडस्केप कैसे बदल जाता है। मैं एक हफ्ता दिल्ली में ठहरा, डिफेंस मिनिस्ट्री का इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू अच्छा हुआ था और वहां से मैं देहरादून गया एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड के इंटरव्यू के लिए। 25 उम्मीदवारों में मैं 9वें नंबर पर आया। मेरा दिल बैठ गया था। मैं बहुत मायूस हुआ और कई दिन तक अफसोस रहा कि एयरफोर्स में जाने का मौका मेरे हाथ से निकल गया। मैं ऋषिकेश चला गया, दिल पर यह बोझ लेकर कि आने वाले दिन बड़े सख्त होंगे। गंगा में स्नान किया और फिर चलता हुआ पास की पहाड़ी में शिवानंद आश्रम तक पहुंच गया। स्वामी शिवानंद से भेंट हुई। देखने में बिल्कुल गौतम बुद्ध लगते थे। सफेद धोतिया धोती और पांवों में लकड़ी की खड़ाऊ। उनकी बच्चों सी मासूम मुस्कान और सादा दिल देखकर मैं बहुत प्रभावित हुआ। मैंने उन्हें बताया कि कैसे इंडियन एयरफोर्स में भर्ती होने से रह गया हूं और मेरी कितनी सदीद ख्वाहिश थी आसमानों में उड़ने की और परवाज करने की। वो मुस्कुरा दिए और बोले, ख्वाहिश अगर दिलो जान से निकली हो तो वो पवित्र होती है और उसमें अगर शिद्दत हो तो उसमें कमाल की एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी होती है, एक बरकी मकनतीसी ताकत होती है। दिमाग जब सोता है तो वो एनर्जी रात की खामोशी में बाहर निकल जाती है और सुबह कायनात, ब्रह्मांड, सितारों की गति रफ्तार को अपने साथ समेटकर दिमाग में वापस लौट आती है। इसलिए जो सोचा है उसकी सृष्टि अवश्य है। वो भक्ति होगा। तुम विश्वास करो इस अजली बंधन पर, इस वचन पर कि सूरज फिर लौटेगा, बाहर फिर से आएगी। मैं दिल्ली लौट आया। डिफेंस में अपने इंटरव्यू का नतीजा दरियाफ्त किया। जवाब में मुझे अपॉइंटमेंट लेटर थमा दिया गया और अगले दिन से सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट मुकर्रर कर दिया गया 250 रुपये की तनख्वाह पर। 3 साल गुजर गए का नया महकमा खुला और मुझे वहां पोस्ट कर दिया गया। बेंगलोर कानपुर से बिल्कुल मुकत्तिफ शहर था। मैं अपने डायरेक्टरेट का पहला साल वहां गुजार चुका था। दरअसल हमारे देश में अजीब सा तरीका है, अजीब सा ढंग है अपने लोगों को हद दर्जा तक निचोड़ लेने का, जो हमारे लोगों को इंतहा पसंद बना देता है। शायद इसलिए कि सदियों से देश ने गैर मुल्कों की तहजीबों के जख्म खाए हैं और उन्हें अपने दामन में जगह दी है। अलग अलग हुक्मरानों से वफा करते करते हम अपनी हैसियत, अपनी इफ्तिदा खो बैठे हैं, लेकिन हमने एक और ही खूबी पैदा कर ली है कि एक ही वक्त में रहम दिल भी है और बेरहम भी, हसाज भी है और बेहिस भी। जितने गहरे हैं उतनी ही सतह है। ऊपर से देखो तो हम बड़े खुशरंग और खुबरू नजर आते हैं, लेकिन कोई गौर से देखे तो हम अपने हुक्मरानों की बेढंग नकल से ज्यादा और कुछ नहीं है। मैंने कानपुर में कल्ले में दबाए हुए पान वाले नवाब वाजिद अली शाह के नकलची बहुत देखे और बेंगलोर में फिरंगियों के अंदाज में कुत्ते की जंजीर थामे टहलते हुए साहिबों की कमी नहीं थी। बेंगलोर में रहते हुए मैं रामेश्वरम के गहरे सुकून और शांत वातावरण के लिए तरसता था। पहले साल तो ADE में कोई ज्यादा काम नहीं था। एक प्रोजेक्ट टीम बनाई थी कि 3 सालों में एक स्वदेशी होकर क्राफ्ट तैयार करे और जो वक्त से पहले तैयार हो गया। उसका नाम रखा गया शिव की सवारी के आधार पर। उसका डिजाइन हमारी उम्मीद से ज्यादा अच्छा था, लेकिन मैं सख्त मायूस हुआ जब आपसी कंट्रोवर्सी के बिना पर सारा प्रोजेक्ट बलाए ताक पर रख दिया गया, बंद कर दिया गया। प्रोफेसर MG के मेनन टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के डायरेक्टर एक दिन अचानक हमारी जांच पड़ताल को आ पहुंचे। नंदी का जिक्र निकला। मुझसे पूछताछ करते हुए उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की एक 10 मिनट की उड़ान के लिए। उसके हफ्ता बाद की बात थी। मुझे इस कोर्स पर से बुलावा आ गया। मैं मुंबई चला गया इंटरव्यू देने। मेरा इंटरव्यू लेने वालों में विक्रम साराभाई, MG के मेनन के अलावा मिस्टर सराफ थे, जो उस वक्त एटॉमिक एनर्जी कमीशन के डेप्यूटी सेक्रेटरी के ओहदे पर थे। डॉक्टर साराभाई की गर्मजोशी ने पहली ही मुलाकात में मेरा दिल मोह लिया। अगले ही दिन मुझे खबर मिली कि मैं चुन लिया गया। मुझे एस्कोस पर में रॉकेट इंजीनियर की हैसियत से शामिल कर लिया गया था।
सन 1962 में दोरेना हिस्से में कहीं एस्कोस पर ने थुम्बा में एक्टोरियल रॉकेट लॉन्च स्टेशन बनाने का फैसला किया। थुम्बा केरल त्रिवेंद्रम से पूरे दराज के एक उगते से गांव का नाम है। हिंदुस्तान में ये मॉडर्न रॉकेट बेस्ड रिसर्च की एक दबी सी इब्तिदा थी, एक हल्की सी शुरुआत। उसके फौरन बाद ही मुझे 6 महीने के लिए अमेरिका भेज दिया गया, नासा में रॉकेट लॉन्चिंग की ट्रेनिंग के लिए। जाने से पहले मैं थोड़ा सा वक्त निकालकर रामेश्वरम गया। मेरे अब्बा मेरी इस कामयाबी के लिए बहुत खुश हुए और मुझे उसी मस्जिद में ले जाकर शुक्राने की नमाज अदा की। नासा लैंगले रिसर्च सेंटर वर्जीनिया में मैंने अपने काम की शुरुआत की। मैं अपना इंप्रेशन अमेरिकन के बारे में बेंजामिन फ्रैंकलिन के इस जुमले से बयान कर सकता हूं, जिन बातों से तकलीफ होती है उनसे तालीम भी मिलती है। हिंदुस्तानी तंजीमों में यहाँ की ऑर्गेनाइजेशन में एक बड़ी मुश्किल है, जो ऊपर है वे बड़े मगरूर हैं। अपने से छोटों की जूनियर सब ऑर्डिनेट की राय लेना अपनी हद के समझते हैं। कोई भी शख्स अपनी खूबी दिखा नहीं सकता अगर आप उसे मलाकत ही करते रहें। उसूल और पाबंदी, पाबंदी और सख्ती, सख्ती और जुल्म के बीच की लाइन बड़ी महीन है, बारीक है, उसकी पहचान बहुत जरूरी है। मैं जैसे ही नासा से लौटा फौरन बाद ही हिंदुस्तान का पहला रॉकेट लॉन्च वाकया हुआ। 21 नवंबर 1963 वो साउंडिंग रॉकेट था, नाम अपाचे नाइकी अपाचे की कामयाबी के बाद प्रोफेसर साराभाई ने अपनी आरजू, अपने ख्वाब का इजहार किया, एक इंडियन सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ISLV का सपना। हिंदुस्तानी रॉकेट का सपना 20वीं सदी का ख्वाब भी कहा जा सकता है, जो टीपू सुल्तान ने देखा था। टीपू सुल्तान की फौज में 27 ब्रिगेड थे जो कुसहुंस कहलाते थे, और हर एक ब्रिगेड में एक दस्ता था रॉकेटमैन का जो साथ रहता था और जुक्स कहलाता था। जब टीपू सुल्तान मारा गया तो अंग्रेजों ने 700 रॉकेट और 900 रॉकेट के सब सिस्टम बरामद किए। 1799 में तिरुनेलवेली की जंग के बाद रॉकेट विलियम कांगेरी ने इंग्लैंड भिजवा दिए जांच पड़ताल के लिए, उसकी तकनीक समझने के लिए, जिसे आज की साइंस जुबान में हम रिवर्स इंजीनियरिंग कहते हैं। टीपू सुल्तान की मौत के बाद उस ख्वाब की भी मौत हो गई, कम से कम 150 साल के लिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू की बदौलत वो रॉकेटरी का ख्याल फिर एक बार हिंदुस्तान में जिंदा हुआ। प्रोफेसर साराभाई ने उस ख्वाब को हकीकत बनाने की जिम्मेदारी अपने सर ली। बहुत से तंग नजर लोगों को एतराज था इस बात से कि इस मुल्क में जहां कौम को 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती, वहां इस स्पेस उड़ानों को, इन ख्याली तहरीकों को क्यों तरहीज दी जा रही है। लेकिन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू और साराभाई के नजरिए में किसी किस्म का मुवारता नहीं था। उनके नजरिए बिल्कुल साफ थे, अगर दुनिया के मुल्कों में दुनिया के मसलों में हिस्सा लेना है, शिरकत करनी है, हिंदुस्तान को कोई हैसियत हासिल करनी है, तो साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की, खुद मुख्तारी और सेल्फ रियलाइज जरूरी है। और उनका मकसद ताकत का मुजाहिरा बिल्कुल नहीं था। सहज पके सो मीठा होए। थुम्बा में 2 रॉकेट सहज पके और कामयाब हुए, एक रोहिणी और दूसरा मेनिका। अगला साल लगा ही था जब प्रोफेसर साराभाई ने मुझे दिल्ली बुलावा भेजा। एक मीटिंग थी और इस मीटिंग में ग्रुप कैप्टन VS नारायण से मेरा तारुफ कराया गया, जो एयर हेडक्वार्टर से थे। प्रोफेसर साराभाई ने राटो तैयार करने का इरादा जाहिर किया, रॉकेट असिस्टेंट टेक ऑफ, जो एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट की मदद से उड़ाया जा सके, बड़ी छोटी सी जगह में। शाम तक ये खबर भी आम हो गई कि हिंदुस्तान एक खुद सॉफ्ट मिलिट्री एयरक्राफ्ट तैयार कर रहा है और मैं उस प्रोजेक्ट का मुख्तार हूं, जिम्मेदार हूं। मैं कई तरह के जज्बात से भर गया, खुश भी था, शुक्रगुजार भी, खुशकिस्मत भी, और एक एहसास हुआ तकनील का, फुलफिलमेंट का। 19वीं सदी के एक शायर की ये शेर बहुत याद आई, हर दिन के लिए हमेशा तैयार रहो, हर दिन को एक तरही में लो, जब उखली में हो तो बर्दाश्त करो, जब दस्ता हो तो वार करो। राटो पे काम करते हुए 2 अहम वाकयात हुए। पहला तो ये था कि अपने देश में पहली बार स्पेस रिसर्च का 10 साला प्रोग्राम तैयार हुआ, जिसके ऑथर थे प्रोफेसर साराभाई। मेरे लिए वो एक रूमानी मैनिफेस्टो था, जैसे स्पेस से इश्क करने वाले किसी शायर की रूमानी नज्म हो, जैसे कोई अपने देश के आसमान से इश्क करने लगा हो। और दूसरा वाकया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में मिसाइल पैनल का तैयार होना। नारायण और मैं, हम दोनों उस पैनल के मेंबर थे। उस वक्त तक भविष्य की आने वाली SLV सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का नाक नक्शा भी तैयार हो चुका था। प्रोफेसर साराभाई अपने देरीन ख्वाब की ताबीर देने के लिए कुछ और साथियों का चुनाव कर चुके थे। मैं खुद को खुशकिस्मत समझता हूं, मुझे इस प्रोजेक्ट का लीडर चुना गया। उस पर प्रोफेसर साराभाई ने मुझे एक और जिम्मेदारी भी सौंपी कि लॉन्च को 4थी स्टेज में ही डिसाइड करूं। ये मालूम था, मेरा अलग था कि हर मिसाइल पैनल की मीटिंग के बाद मैं जाकर प्रोफेसर साराभाई को पूरी तफसील, पूरी रिपोर्ट देता था।
दिल्ली में ऐसे ही एक मीटिंग के बाद 23 दिसंबर 1971 को मैं त्रिवेंद्रम लौट रहा था और उस दिन थुम्बा में प्रोफेसर साराभाई एसएलवी का मुआयना करने के लिए गए हुए थे। दिल्ली एयरपोर्ट के लॉन से मैंने उन्हें फोन किया, पैनल मीटिंग की तफसील बताई। प्रोफेसर साराभाई ने कहा कि मैं त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट पर उनका इंतजार करूं। मैं जब त्रिवेंद्रम पहुंचा तो फिजा में एक मातम छाया हुआ था। मुझे खबर दी गई थी कि प्रोफेसर साराभाई नहीं रहे। चंद घंटों पहले दिल का दौरा पड़ने से उनका इंतकाल हो गया। मैं थर्रा कर रह गया। चंद घंटे पहले ही तो मैंने उनसे बात की थी। मेरे लिए वो बहुत बड़ा सदमा था। प्रोफेसर साराभाई मेरी नज़र में इंडियन साइंस के राष्ट्रपिता थे, जैसे महात्मा गांधी हैं। उन्होंने अपनी टीम से रहनुमा पैदा किए और खुद अमल से उनके लिए मिसाल साबित हुए। कुछ अरसा प्रोफेसर एमजी के मेनन ने स्पेस रिसर्च का काम संभाला। फिर आखिर प्रोफेसर सतीश धवन को इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO की जिम्मेदारी सौंप दी गई। थुम्बा का पूरा कॉम्प्लेक्स बड़े पैमाने पर एक स्पेस सेंटर बना दिया गया और विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर VSSC का नाम दिया गया। जिसने वो सेंटर कायम किया था उसी के नाम से उस जगह की श्रद्धांजलि पेश की गई। डॉक्टर प्रकाश VSCC के पहले डायरेक्टर मुकर्रर हुए। कोई भी शख्स अपनी जिम्मेदारी में तभी कामयाब हो सकता है अगर वो बारसूख हो, मोहतर हो और अपने फैसलों के लिए उसे सही हद तक आजादी हो। शायद निजी जिंदगी में भी तस्लील का यही एक रास्ता है। आजादी और जिम्मेवारी एक साथ हो तभी वो तस्कीन और खुशी का बाइस हो सकती है। और जाती आजादी हासिल करने के लिए मैं 2 रास्ते तजवीर कर सकता था। मैंने इख्तियार किए। पहला तो ये कि अपनी तालीम और तबर्रियत को बढ़ावा दो। इल्म, नॉलेज बड़ा करामाती हथियार है। इल्म जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा आजादी के हकदार होंगे। इल्म वो पूंजी है जो कोई छीन नहीं सकता। इनकी रहनुमाई तभी मुमकिन है अगर आपकी जानकारी मुकम्मल हो, अप टू डेट हो। कामयाब रहनुमा बनने के लिए जरूरी है कि दिन का काम जब खत्म हो पिछले काम का जायजा लें, अगले दिन के काम की तैयारी करें। दूसरा तरीका यह है कि अपने काम को अपना फक्र समझो, गर्व समझो और जरूरत भी कि अपने अंदर की शक्ति की यही जानकारी है। जो करो उस पर यकीन रखो या जिस पर यकीन हो वही करो, वरना दूसरों के ईमान का शिकार बनते रहोगे। साइंस का काम कमाल दर्जा उत्साह भी देता है, खुशी भी और उतनी गहरी मायूसी भी। इस तरह के वाकयात सोच सोच कर मैं दिल को ढांढस देता रहा। ये ख्याल कि इंसान चांद पर उतर सकता है, ये सब पहले एक रूसी साइंटिस्ट ने सोचा था। उसे हकीकत बनाने में 40 साल गुजर गए जब अमेरिका ने उसे पूरा किया। प्रोफेसर चंद्रशेखर ने लिमिट का आविष्कार किया था 1930 में जब कैम्ब्रिज में पढ़ रहे थे, लेकिन 50 साल बाद उन्हें डिस्कवरी पर नोबेल प्राइज मिला। अपने सैटेल लॉन्च व्हीकल से आदमी को चांद पर उतारने से पहले कितनी सारी नाकामियों से गुजरे होंगे। पहाड़ की चोटी पर उतरने से पहाड़ पर चढ़ने का तजुर्बा नहीं मिलता। जिंदगी पहाड़ की चढ़ानों पर मिलती है, चोटी पर नहीं। चढ़ानों पर ही तजुर्बे मिलते हैं और जिंदगी मंचती है और टेक्नोलॉजी तरक्की करती है। चोटी पर पहुंचने की कोशिश में ही चढ़ानों का इल्म हासिल होता है। मैं एक एक कदम चलता रहा, चढ़ता रहा चोटी की तरफ। SLV-3 की उड़ान से 30 घंटा पहले 17 जुलाई 1980 के दिन अखबारों की सुर्खियां तरह तरह की राय और अंदाजों से भरी हुई थी। ज्यादातर रिपोर्टर ने पहली SLV की याद दिलाई थी कि किस तरह रॉकेट फेल हो गया और उसका मलबा समुद्र में जा गिरा। कुछ लोगों ने तो देश की दूसरी खामियों का जिक्र करते हुए भी SLV-3 से जोड़ दिया था। मैं जानता था कि अगले दिन का नतीजा हमारे फ्यूचर के स्पेस प्रोग्राम का फैसला करने वाला है। मुख्तसर ये कि सारे कौम की नजरें हम पर गड़ी हुई थी। 18 जुलाई 1980 सुबह 8:03 पर हिंदुस्तान का पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल उड़ा। मैंने रोहिणी सैटेलाइट का तमाम डेटा कंप्यूटर पर जांचा। अगले 2 मिनट के अंदर अंदर रोहिणी अंतरिक्ष में था। उस तमाम शोरगुल के बीच मैंने अपनी जिंदगी के सबसे अहम अल्फाज अदा किए। मैं मिशन डायरेक्टर बोल रहा हूं, एक जरूरी खबर सुनने को तैयार रहो। 4थी स्टेज की कामयाबी के साथ रोहिणी सैटेलाइट को लेकर अंतरिक्ष में दाखिल कर रही है। मैं ब्लॉक से बाहर आया तो मेरे साथियों ने मुझे कंधों पर उठा लिया और नारे लगाते हुए जुलूस निकाला। सारी कौम में एक जोश की लहर दौड़ गई। हिंदुस्तान उस चंद कौमों में शामिल हो गया था जिनके पास सैटेलाइट लॉन्च की काबिलियत थी। हमारे कौम का एक बड़ा ख्वाब पूरा हुआ था। हमारे इतिहास का एक नया वाक़ खुला, एक नया चैप्टर। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने मुबारकबाद का तार भेजा और सबसे ज्यादा हिंदुस्तान के साइंसदान खुश थे कि ये पूरी कोशिश स्वदेशी थी, हमारी अपनी थी। मैं कुछ मिले जुले जज्बात से गुजर रहा था। मैं खुश था कि पिछली 2 दहाइयों से जिस कोशिश में था बिल आखिर उसमें कामयाब हुआ, लेकिन उदास था। जिन लोगों की बदौलत मैं यहाँ पहुंचा था वो मेरे साथ नहीं थे। मेरे अब्बा, मेरे बहनोई जलालुद्दीन और प्रोफेसर साराभाई।
SLV 3 की कामयाबी के महीने भर के अंदर ही प्रोफेसर धवन का फोन आया। एक दिन और दिल्ली बुलाया प्रधानमंत्री से मिलने के लिए। मेरी एक छोटी सी उलझन थी कपड़ों को लेकर। हमेशा से ही बड़े आमियाने कपड़े पहनता हूं और पांवों में चप्पल या स्लीपर्स। प्रधानमंत्री को मिलने जैसा वो लिबास नहीं था, मेरे लिए तो नहीं। उनके एहतराम के लिए सुना तो प्रोफेसर धवन बोले, कपड़ों की फिक्र मत करो, तुमने जो शानदार कामयाबी पहन रखी है वो काफी है। रिपब्लिक डे 1981 मेरे लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर आया कि मुझे पद्म भूषण से नवाजा गया है। मैंने अपने कमरे को बिस्मिल्लाह खान की शहनाई से भर लिया। शहनाई की गूंज मुझे कहीं और ही ले गई। मैं रामेश्वरम में पहुंच गया। माँ के गले लगा। अब्बा ने मेरे बालों को उंगलियों से सहलाया और मेरे दोस्त मेरा रफीक जलालुद्दीन मस्जिद में मेरे इनाम का ऐलान कर रहा था। मेरी बहन जोहरा ने मीठा बनाया। बक्सी लक्ष्मण शास्त्री ने मेरे माथे पर तिलक लगाया और फादर सोलोमन ने मेरे हाथ में सलीब लेकर दुआ पड़ी। और प्रोफेसर सारा भाई को देखा। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। फक्र था, जो पौधा वो लगा कर गए थे वो अब पूरा पेड़ बन चुका था और जिसके फल हिंदुस्तान की आवाम तक पहुंच रहे थे। 1 जून 1982 को मैंने डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी DRDL की जिम्मेदारी संभाल ली। उस वक्त डिफेंस मिनिस्टर श्री वेंकटरमण ने जब मशविरा दिया कि बजाय दर्जा बर दर्जा मिसाइल तैयार करने के हमें मुकम्मल अपनी मिसाइल तैयार करने का प्रोग्राम बनाना चाहिए, तो हमें अपने कानों पर यकीन नहीं आया और देखते ही देखते वो प्रोजेक्ट बना और जिसके नतीजे आहिदा बहुत दूर तक पहुंचे। हर प्रोजेक्ट का नाम हिंदुस्तान की खुद मुख्तारी सेल्फ रियलायंस का सबूत था। सरफेस टू सरफेस मिसाइल का नाम पृथ्वी रखा गया। टेक्निकल कोर व्हीकल को त्रिशूल का नाम दिया गया। सरफेस तो एयर डिफेंस सिस्टम आकाश कहलाया। एंटी टैंक मिसाइल के प्रोजेक्ट को नाग के नाम से पुकारा गया, यानी एक्सपेरिमेंट लॉन्च व्हीकल को मैंने अग्नि का नाम दिया। मिसाइल टेक्नोलॉजी का हुनर दुनिया की कुछ चुनी हुई कौमों के पास ही था। वो बड़े ताज्जुब से हमारी तरफ देख रहे थे कि हम क्या करने जा रहे हैं और कैसे करेंगे। हम एक मीटिंग में बैठे हुए अपने मकसद को पूरा करने के लिए 1984 की निशानदेही कर रहे थे जब डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश की मौत की खबर आई। मेरे लिए तो वो एक सदमा था। पहली SLV की नाकामयाबी के वक्त जिस तरह उन्होंने ढांढस दी थी, मुझे वो याद करके मैं ज्यादा गमगीन हो गया। प्रोफेसर सारा भाई अगर VSCC के निर्माता बनने वाले थे तो प्रोफेसर ब्रह्म प्रकाश उसके आमिल थे, एग्जीक्यूटर थे। उनकी विनम्रता ने मुझे बड़ी हद तक नम्र कर दिया और मैंने अपनी तुनक मिजाजी पर काफी हद तक काबू कर लिया। उनकी हलीमी सिर्फ अपनी खूबियों तक ही महदूद नहीं थी, बल्कि अपने से छोटों को इज्जत देना भी उनकी आदत में शामिल था। उनके बर्ताव और सलूक में बात नजर आ जाती थी कि कोई भी शख्स खामियों से खाली नहीं है, यहाँ तक कि अफसर भी, लीडर भी, रहनुमा भी। वो बहुत बड़े दानेसर थे। एक कमजोर शरीर के अंदर उनमें बच्चों सी मासूमियत थी। मुझे हमेशा वो साइंसदानों में संत नजर आते थे। पृथ्वी का काम अपनी तकमील को पहुंचा रहा था और जब हम 1988 में दाखिल हुए, 25 फरवरी 1988 को सुबह 11:23 पर पृथ्वी की पहली परवाज वाकिब हुई। हमारे मुल्क में वो ऐतिहासिक मौका था। पृथ्वी सिर्फ एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल ही नहीं, बल्कि आहिदा आने वाले तमाम किस्म की मिसाइल का बुनियादी नक्शा भी थी। फ्यूचर का मॉड्यूल था वो। पृथ्वी ने हमारे आसपास के मुल्कों को दहला दिया। मगरबी यानी वेस्टर्न मुल्कों को पहले तो हैरत हुई, फिर गुस्से का इजहार किया और पाबंदी लगा दी इंडिया के लिए कि वो ऐसी कोई चीज बाहर के मुल्कों से ना खरीद सकें जो उनके मिसाइल प्रोग्राम में इस्तेमाल हो सकती है। मिसाइल की इजाद ने हिंदुस्तान की खुद मुख्तारी ने दुनिया के तमाम तरक्की याफ्ता मुल्कों को परेशान कर दिया। अग्नि की टीम में 580 से ज्यादा साइंसदान शामिल थे। अग्नि की परवाज 20 अप्रैल 1989 तय पाई गई। लॉन्च की तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी और फिर हिफाजत के लिए फैसला किया गया था कि लॉन्च के आसपास के तमाम गांव खाली करा दिए जाएं। अखबार और मीडिया ने इस खबर को बहुत उछाला। 20 अप्रैल पहुंचते पहुंचते तमाम मुल्क की नजरें हम पर टिकी हुई थी। दूसरे मुल्कों का दबाव बढ़ रहा था कि हम इस तजुर्बे को मुलतवी कर दें या खारिज कर दें, लेकिन सरकार मजबूत दीवार की तरह हमारे पीछे खड़ी रही और किसी तरह हमें पीछे नहीं हटने दिया। परवाज में सिर्फ 14 सेकंड पहले हमें कंप्यूटर ने रुकने का इशारा किया। किसी एक पुर्जे में कोई खामी थी, वो फौरन ठीक कर दी गई, लेकिन उसी वक्त डाउन स्टेशन ने रुकने का हुक्म दिया। चंद सेकंड्स में कई रुकावटें सामने आ गई। अब परवाज मुलतवी कर दी गई। अखबार परत ने आस्तीनें चढ़ा ली। हर बायनात में अपनी अपनी तरह की वजूहात निकाल ली। कार्टूनिस्ट सुधीर लाल ने एक कार्टून साया किया जिसमें एक खरीदार कुछ सामान दुकानदार को वापस करते हुए कह रहा था। अग्नि की तरह वो भी नहीं चली।
एक कार्टून में दिखाया गया कि साइंसदान कह रहा है सब ठीक था, स्विच बटन नहीं चला। हिंदुस्तान टाइम्स के कार्टून में एक नेता रिपोर्टर को समझा रहा था, डरने की कोई बात नहीं है, ये बड़ी अमन पसंद आहिस्ता की मिसाइल है जिससे कोई मरेगा नहीं। करीब 10 रोज दिन रात काम चला मिसाइल की दुरुस्ती पर और आखिरकार साइंसदानों ने एक नई तारीख तय की अग्नि की परवाज के लिए। मगर फिर वही हुआ। 10 सेकंड्स पहले कंप्यूटर ने रुकावट का इशारा किया। पता चला कि एक पुर्जा काम नहीं कर रहा है। परवाज फिर मुलतवी कर दी गई। ऐसी बात किसी भी साइंस तजुर्बे में होना आम बात थी। गैर मुल्कों में भी बहुत बार होता है, लेकिन उम्मीद से भरी हुई कौम हमारी मुश्किल समझने को तैयार नहीं थी। हिंदू अखबार में केशव का एक कार्टून छपा जिसमें एक देहाती कुछ नोट गिनते वक्त कह रहा था मिसाइल के वक्त गांव से हट जाने का मुआवजा मिला है। 2-4 बार और तजुर्बा मुलतवी हुआ तो फिर पक्का घर बनवा लूंगा। अमूल बटर ने अपने होर्डिंग पर लिखा कि अग्नि को ईंधन के लिए हमारे बटर की जरूरत है। अग्नि की मरम्मत का काम जारी रहा। आखिरकार एक बार फिर 22 मई की तारीख अग्नि की परवाज के लिए तय पाई गई। उसकी पिछली रात डॉक्टर अरुणाचल, जनरल के.एन. सिंह और डिफेंस मिनिस्टर के.सी. पंत के साथ चहलकदमी कर रहे थे। पूरे चांद की रात थी, हाई टाइड का वक्त था और लहरें गरज गरज कर खुदा की अजबल का नाम ले रही थी। कल अग्नि की परवाज कामयाब होगी कि नहीं, बार बार यही सवाल हमारे दिमाग में गूंज रहा था। डिफेंस मिनिस्टर ने एक लंबी खामोशी को तोड़ते हुए पूछा, कलाम, कल अग्नि की कामयाबी मनाने के लिए क्या चाहते हो तुम? मैं क्या चाहता था? क्या था जो नहीं था मेरे पास? अपनी खुशी के इजहार के लिए मुझे क्या करना चाहिए? और अचानक मुझे जवाब मिल गया, हम 1 लाख पेड़ों की कैंपेन लगाएंगे। मैंने कहा और उनके चेहरे पर रौनक आ गई। तुम अपनी अग्नि के लिए धरती माँ का आशीर्वाद चाहते हो? वे बोले, कल यही होगा। उन्होंने पेशनगाई की। अगले दिन सुबह 7:10 पर अग्नि लॉन्च हुई। कदम कदम सही निकला। मिसाइल ने जैसे टॉक्स बुक याद कर ली हो, जैसे सबक याद कर लिया था। हर सवाल का सही जवाब मिल रहा था। लगता था जैसे एक लंबे खौफनाक ख्वाब के बाद एक खूबसूरत सुबह ने आंख खोल ली हो। 5 साल की मशक्कत के बाद हम इस लॉन्च पैड पर पहुंचे थे। इसके पीछे 5 लंबे सालों की नाकामी, कोशिशें और इम्तिहान खड़े थे। इस कोशिश को रोक देने के लिए हिंदुस्तान ने हर तरह के दबाव बर्दाश्त किए थे, लेकिन हमने कर दिखाया जो करना था। मेरी जिंदगी का सबसे कीमती लम्हा था वो मुट्ठी भर सेकंड, 600 सेकंड्स की वो परवाज जिसने हमारी बरसों की थकान दूर कर दी, बरसों की मेहनत को कामयाबी का तिलक लगाया। उस रात मैंने अपनी डायरी में लिखा, अग्नि को इस नजर से मत देखो, ये सिर्फ ऊपर उठने का साधन नहीं है, न शक्ति की नुमाइश है। अग्नि एक लौ है जो हर हिंदुस्तानी के दिल में जल रही है। इसे सिर्फ एक मिसाइल मत समझो, ये कौम के माथे पर चमकता हुआ आग का एक सुनहरी तिलक है। 1990 के रिपब्लिक डे पर देश ने अग्नि व मिसाइल प्रोग्राम की कामयाबी का जश्न मनाया। मुझे पद्म विभूषण से नवाजा गया और डॉक्टर अरुणाचल को भी। 10 साल पहले पद्म भूषण की यादें एक बार फिर हरी हो गई। रहन सहन अभी भी मेरा वैसा ही था जैसा तब था। 10 बाई 12 का एक कमरा, किताबों से भरा हुआ, कुछ जरूरत का फर्नीचर जो किराए पर लिया था। फर्क इतना ही था कि तब यह कमरा त्रिवेंद्रम में था और अब हैदराबाद में। वेटर मेरा नाश्ता लेकर आया, इडली और छाछ, और आंखों में एक खामोश मुस्कुराहट मुबारकबाद की। मैं अपने हमवतनों की इस नवाजिश से छलक गया। मैं जानता हूं कि बहुत से साइंसदान और इंजीनियर मौका मिलते ही वतन छोड़कर दूसरे देशों में चले जाते हैं, ज्यादा रुपया कमाने के लिए, ज्यादा आमदनी के लिए, लेकिन ये आदर, इज्जत और मोहब्बत क्या कमा सकते हैं जो उन्हें अपने वतन से मिलती है। 15 अक्टूबर 1991 को मैं 60 साल का हो गया। मुझे अपनी रिटायरमेंट का इंतजार था। चाहता था कि गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल खोलूं। ये वो दिन थे जब मैंने सोचा कि अपनी जिंदगी के तजुर्बे, मुसाहिदे और वो तमाम बातें कलमबंद करूं जो दूसरों के काम आ सकें। एक तरह से अपनी उम्री लिखूं, अपनी जीवनी। मेरे ख्याल से मेरे वतन के नौजवानों को एक साफ नजरिए और एक दिशा की जरूरत है। तभी ये इरादा किया कि उन तमाम लोगों का जिक्र करूं जिनकी बदौलत मैं ये बन सका जो मैं हूं। मकसद ये नहीं था कि बड़े बड़े लोगों के नाम लूं, बल्कि ये कि कोई भी शख्स कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसे हौसला नहीं छोड़ना चाहिए। मसले मुश्किलें जिंदगी का हिस्सा हैं और तकलीफें कामयाबी की सच्चाई। जैसा कहा है किसी ने कि खुदा ने यह वादा नहीं किया कि आसमान हमेशा नीला ही रहेगा, जिंदगी भर फूलों से भरी राहें ही मिलेंगी। खुदा ने यह वादा नहीं किया कि सूरज है तो बादल नहीं होंगे, खुशी है तो गम नहीं, सुकून है तो दर्द नहीं होगा। मुझे ऐसा कोई गुमान नहीं कि मेरी जिंदगी सबके लिए मिसाल बने।
मगर यह हो सकता है कि कोई मायूस बच्चा किसी गुमनाम सी जगह पर जो समाज के किसी माजूर से हिस्से से ताल्लुक रखता हो, ये पढ़े, उसे चैन मिले, ये पढ़े और उसकी उम्मीद रोशन हो जाए। और हो सकता है कि ये कुछ बच्चों को नाउम्मीदी से बाहर ले आए और जिसे वो मजबूरी समझते हैं वो मजबूरी ना लगे। उन्हें यकीन रहे कि वो जहां भी हैं खुदा उनके साथ है। काश हर हिंदुस्तानी के दिल में जलती हुई लौ को पर लग जाएं और उस पर लौ की परवाज से सारा आसमां रोशन हो जाए। दोस्तों, इसी तरह की ऑडियो बुक समरीज के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए।